गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी बिहाइव बुक की जो फर्स्ट पोएम है, रोड नॉट टेकन, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो टाइटल है पोएम का, रोड नॉट टेकन। रोड, ठीक है। तो रोड का मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है। ये पोएम जो है ये एक बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है। इसकी मतलब एक हिडन मीनिंग है। इसका जो ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, हिडन का मतलब होता है छुपी हुई मीनिंग, ठीक है। तो रोड नॉट टेकन, अब यहाँ पे क्या मतलब है कि रास्ता जो हमने नहीं लिया, किस रास्ते की बात हो रही है? तो यहाँ पे रोड का मतलब यहाँ पे है लाइफ से, ठीक है, या आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जर्नी से मतलब है, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइफ की जर्नी है, आपकी लाइफ से क्या मतलब है? तो यहाँ पे पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बात करते हैं चॉइस की, कई बारी चॉइस और डिसीज़न की। कई बार ऐसा होता है कि हमको लाइफ में जो है एक ऐसा डिसीज़न लेना होता है जिससे कि जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो हमारा डिसीज़न ऐसा होना चाहिए जो हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो ये इस पोएम से जो पोएट एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमको कैसे डिसीज़न लेना है, उसी पे ये बेस्ड पोएम है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिकन पोएट हैं, शायद पहले भी हमने ये डिस्कस किया हो। ये ही बिलोंग्स टू अमेरिका और ये एक नेचर पोएट हैं, ठीक है। तो नेचर के बारे में जो है ये लिखते हैं। तो इनकी जो पोएम है रोड नॉट टेकन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है जो हमें लाइफ के बारे में, जो हमारी लाइफ की जर्नी है उसके बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट है अबाउट द पोएट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ये अमेरिकन है, अमेरिकन पोएट है। लिखा है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड हिज वर्क लिटरेरी पब्लिश्ड इन इंग्लिश बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer prizes। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में जो है, जो बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है, उसको जो है प्राइज़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, ठीक है। वो भी कितने बार? 4 बार। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑन जुलाई 22, 1961 फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। तो पहले जो है पोएट लॉरिएट की उपाधि दी जाती थी, बहुत पहले। तो इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई कब? 1961 में। पोएट वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 31 टाइम्स। इनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया 31 टाइम, ठीक है। नोबेल प्राइज़ भी जो है, जैसे आपको पता है कि जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में, ठीक है। तो वैसे ही जो है नोबेल प्राइज़ जो है काफ़ी बड़ा ये प्राइज़ होता है। जो बहुत अच्छी, जिसकी राइटिंग मतलब जो बहुत अच्छा लिखता है लिटरेचर के फील्ड में, उनको ये प्राइज़ दिए जाते हैं। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि जो इस पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनको 4 बार जो है पुलित्ज़र प्राइज़ पोइट्री के लिए मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ये इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, कितने ये रिनाउंड पोएट हैं। आप इनकी पोइट्री को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में जो है नेचर पोएट है, नेचर से रिलेटेड जो है ये पोइट्री लिखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये पोएम है इसमें जो है सिंबॉलिक और हिडन मीनिंग की बात की गई है, ठीक है। कि हाउ विल यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या डिसीज़न जो है लाइफ में लेना है, ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर को क्या करता है? अफेक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। कि आपने सपोज़ कोई डिसीज़न लिया लाइफ में, अगर वो डिसीज़न सही नहीं है तो इससे आपका फ्यूचर क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो डिसीज़न ऐसे लो, सोच समझ के हमको डिसीज़न लेने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले पोएट कह रहे हैं, 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग होना, 2 अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। इन ए येलो वुड, येलो वुड माने होता है येलो, जैसे पत्तियाँ जब होती हैं पेड़ पे, जब येलो हो जाती हैं तो वो एकदम डिकम्पोजिंग लीव जैसे होती है ना, फॉरेस्ट जैसे पूरा येलो येलो, तो सब जैसे पतझड़ के टाइम पे जो मौसम होता है, तो उसकी ये बात हो रही है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं
ये फिगर दिया हुआ है नीचे। इस फिगर में आप देखते हैं ये पोएट खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और इनके सामने जो हैं 2 रास्ते जा रहे हैं। अब देखो ये पूरा फॉरेस्ट कैसा दिख रहा है, येलो वुड, येलो येलो पत्तियाँ हैं, पतझड़ का मौसम है, ये पत्तियाँ गिरी हुई हैं रास्ते में, ठीक है। तो पहले आपको ये सीन समझना है कि 2 रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, 2 रोड हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, एक रोड इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रोड इस डायरेक्शन में जा रही हैं। और कैसा है फॉरेस्ट, येलो वुड, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्या कह रहे हैं पोएट कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कि सॉरी, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, मैं तो एक हूँ, मैं दोनों रास्ते में तो नहीं जा सकता हूँ एक टाइम में मैं तो एक ही रास्ते में जा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब मैं खड़ा था डाइवर्जन पॉइंट में, मैं अकेला खड़ा था, तो मैं जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी वहाँ तक मैं रोड को देख रहा था। क्लियर। अब जहाँ तक आप पहले आप डिसीजन जब लेते हो तो आप देखते हो ना कि मैंने पहले आप पूरा ध्यान से देखोगे और दूर तक देखोगे कहाँ तक ये रोड जा रही है, ठीक है। तो पोएट ने भी सेम चीज़ करी, वो खड़े हैं और वो पूरा जो है दूर जहाँ तक उनको दिख रहा है वहाँ तक वो रोड जो रास्ता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। डेंस माने घना, जो झाड़ियाँ और जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, घना जंगल आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ और बहुत सारे पेड़ पौधे, उनको बोलते हैं अंडर ग्रोथ। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जहाँ तक मैंने देखा उसके बाद जो रास्ता था वो अंडर ग्रोथ माने मुड़ रहा था, बेंड हो रहा था, वहाँ से मुझे दिख नहीं रहा था। पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर से। यहाँ पर देखो ये पोएट हैं, ठीक है, ये पोएट खड़े हैं, कहाँ तक आपको दिख रही है, आपको भी पिक्चर में दिख रही है कि रोड क्या है, जहाँ तक आपको दिख रही है आपको समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद ये रोड क्या हो रही है, बेंट, मुड़ रही है। तो उससे आगे कैसा दिख रहा है, अंडर ग्रोथ, मतलब बहुत सारा क्या है, डार्क जो है, मतलब डेंस जो है प्लांट्स हैं और बुशेस माने झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में 2 रास्ते होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ कि अगर आप अभी 9th क्लास में आए हैं, ठीक है, तो 9th में क्या होता है, आपको अलग अलग स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। स्ट्रीम माने अलग अलग सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि यार हमें साइंस लेनी चाहिए, या कुछ को लगता है हमें आर्ट्स लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन लेना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम साइंस ले लें या मैथ्स ले लें या हम ना कर पाएँ, या 10th में हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारा फ्यूचर ख़राब होगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, मुझे आगे क्या बनना है, मुझे सपोज़ अगर प्रशासनिक सेवाओं में जाना है तो मैं आर्ट्स लूँगा, ठीक है, और आर्ट्स लूँगा या लूँगी। तो यहाँ पे जो डिसीज़न होता है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आप लोगों के सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश लेना है, संस्कृत लेना है या मैथ्स लेनी है, क्या लेना है। जैसा स्कूल में ही जैसा है तो आप यहाँ पे भी डिसीजन लेते हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं अपने टीचर से कि कैसे कैसे क्या मतलब मेरे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा। और आपको डिसीजन ऐसा लेना है कि मतलब आप उस डिसीजन में पछताएं ना, बात को आपको सोच समझ के लेना है। तो सेम सिचुएशन पोएट यही बता रहा है, यही इस पोएम की जो है, जो हिडन मीनिंग है, सिम्बॉलिक मीनिंग यही है कि आपके लाइफ में भी 2 रास्ते कई बार आ जाते हैं और आपको वो रास्ते ऐसे चूज़ करने हैं कि आपको सोच समझ करके वो डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अभी आप 9th में हैं, फिर उसके बाद आप क्या जाएंगे, जब 10th कर लेंगे फिर 11th में आपके सामने सेम प्रॉब्लम आएगी। आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है या आर्ट स्ट्रीम लेनी है या कॉमर्स लेना है, सेम फिर प्रॉब्लम। जब आप 12th पास आउट हो जाओगे फिर आपके पास, जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे तब भी आपके पास सेम प्रॉब्लम आएगी कि अब क्या करना है। तो लाइफ में ये प्रॉब्लम चलती रहती है और आपको डिसीजन लेना है, और ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा निर्णय लेना है जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट है सेकंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर though as for that the passing there had warned them really about the same। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि then took, फिर मैंने क्या किया, जब मैं खड़ा था रास्ते में, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किस रास्ते में जाऊँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। फिर मैंने सोचा, then took, फिर मैंने क्या किया, the other, मैंने दूसरा रास्ता
चूज़ किया जस्ट एज फेयर, फेयर माने होता है उचित, जो मुझे लगा कि जो सही है मेरे लिए, मैंने वो रास्ता चूज़ किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम का मतलब होता है बेटर क्लेम का मतलब होता है अच्छा ऑप्शन। तो पोएट कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया है मेरे हिसाब से वो मेरे लिए क्या है, बेटर है। मैंने मतलब मुझे लगा कि वो मैंने जो चूज़ किया है जो रास्ता, वो मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा रास्ता है, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जो सोच समझ के जो डिसीजन लिया, मैंने क्या किया, दूसरा रास्ता लिया। और जो दूसरा रास्ता लिया उन्होंने, वो आगे बता रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वो कह रहे हैं कि क्योंकि रास्ता जो था वो क्या था, ग्रासी। ग्रासी का मतलब होता है काफ़ी घास फूस वाला, घास फूस वाले का मतलब जो यूज़ नहीं हो रखा है। आपने कभी देखा होगा कि जो रास्ता होता है, किसी रास्ते पे बहुत सारा घास होती है, कहीं पे नहीं होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा घास होती है मतलब वहाँ पे कम लोग गए हैं, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास नहीं होती है मतलब लोग वहाँ से चल के गए हैं, तो वो घास दब जाती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे मैं गया था वो कैसा था, ग्रासी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं गए हैं, इस रास्ते से कम लोग गए हैं। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब भी वही होता है कि हैड नॉट बीन, द पाथ हैड नॉट बीन यूज्ड, जो रास्ता है वो ज़्यादा मतलब उसको यूज़ नहीं किया गया है। वांटेड वेयर माने कम उसका यूज़ हुआ है। तो उनको ये रास्ता ऐसा लगा कि ग्रासी था और वांटेड वेयर था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब आगे पोएट कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा आगे चला, जिस रास्ता मैंने चूज़ किया था, पासिंग मतलब मैं जब वहाँ से जा रहा था, देन आई रियलाइज्ड, कि तब मुझे महसूस हुआ कि दोनों रास्ते तो क्या हैं, सेम ही है। कि मतलब मुझे लग रहा था कि ये रास्ते में शायद लोग कम चले हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे मैं गया तो मुझको लगा कि ये रास्ता ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग गए हैं। शुरू में तो लग रहा था कि ये बहुत ही ग्रासी और वांटेड वेयर सा है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कि मुझे लग रहा था कि ऐसा है कि कम लोग गए, लेकिन लोग यहाँ से गए हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमको लाइफ में लगता है कि वी थिंक दैट वी आर चूजिंग बेटर ऑप्शन, हमको लगता है कि हम अच्छा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, बट हमको लेटर ऑन वी रियलाइज़, हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, कि बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी कई बार हमारे साथ हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जो ने रास्ता चूज़ किया वो कौन सा था, ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ऐसा रास्ता था जो कि कम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन थोड़ी आगे ही जाने पर उनको पता लगा कि ऐसा नहीं है, इससे लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं पर लोग इससे गए हैं, कुछ लोग इस रास्ते से गए हैं। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब आगे पोएट बता रहे हैं, and both that morning equally lay। अब यहाँ पे क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम है, तो जो दोनों रास्ते थे मॉर्निंग के टाइम पे इक्वली ले, इक्वली मानते हैं बराबर, ठीक है। ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर, उसके ऊपर चलना, रास्ते के ऊपर चलना, ट्रोडन, वॉक्ड ओवर। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब मैं सुबह सुबह उस रास्ते पे खड़ा था तो वो उस दोनों ही रास्ते पर क्या था, दोनों ही रास्ते पर पत्तियाँ गिरी हुई थी। तो पत्तियाँ गिरी हुई थी, इसका मतलब क्या है कि अभी तक उस रास्ते पे कोई गया नहीं है। कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब वो रास्ता क्या है, अभी ब्लैक नहीं हुआ है, मतलब ग्रीन सा ही है। कहने का मतलब उस पर कोई चला नहीं है सुबह के टाइम पे। फिर आगे पोएट कह रहे हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि अभी मैं जिस रास्ते पे आ गया हूँ ये ठीक है, फिर मैंने सोचा कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर, जो मैंने रास्ता छोड़ा है, जिस रास्ते पे मैं नहीं गया हूँ, कि मैं कभी फिर जब मेरे को कभी टाइम मिलेगा, अनदर डे माने जब दूसरा कभी कोई दिन आएगा, तो मैं तब उस रास्ते पे आ जाऊँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। फिर मुझे डाउट हुआ कि क्या कभी ऐसा होगा, मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि मैं अभी कह तो रहा हूँ कि मैं जो दूसरा रास्ता है उसको कभी दूसरे दिन में उसमें आऊँगा, लेकिन फिर मुझे डाउट हुआ कि क्या कभी ऐसा होगा कि मैं उस रास्ते पे, क्योंकि अभी तो हमें आगे चल करके कई बार क्या होता है, सपोज़ ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, आपने ये चूज़ किया, हो सकता है कि इस रास्ते पे भी आपको डाइवर्जन मिले, आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। उसके बाद आप अगर इस रास्ते को चूज़ करते हैं, यहाँ से भी आपको डाइवर्जन मिले कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो फिर उस रास्ते जो आपने चूज़ कर लिया, फिर उस पर आप आगे ही उस पर बढ़ते चले जाते हो,
कहने का मतलब ये है। तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो पोएट है उनको थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या मैं कभी इस रास्ते पे, मुझे डाउट हो रहा है कि मैं बोल तो रहा हूँ कि आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं जो फर्स्ट रास्ता मैंने जो छोड़ दिया है मैं उस पर दूसरे दिन आऊँगा, पर मुझे इस पर थोड़ा क्या है, डाउट है। तो कहने का मतलब है कि सपोज़ आपने कोई स्ट्रीम चूज़ करी 9th में, ठीक है, सपोज़ आपने क्या लिया, साइंस लिया या आपने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया, तो जब आप एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो आप उसी स्ट्रीम को फॉलो करते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। तब ये नहीं है कि आपने वो स्ट्रीम चूज़ कर ली है और 10-12 साल बाद आप कहेंगे कि नहीं मुझे वापस क्या करना है, आर्ट्स लेनी है या मुझे कॉमर्स लेनी है। नहीं, जब आप साइंस चूज़ कर लिया तो आप उसी पर क्या करते हो, आगे बढ़ते हो। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीछे आकर के उसी स्ट्रीम को चूज़ करो। सेम चीज़ यहाँ पे पोएट वही बताना चाह रहे हैं कि जो रास्ता मैंने, जिस रास्ते से हम चले गए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि दोबारा से हम उस रास्ते पे आएँ, क्योंकि जो क्या होता है कि वन वे लीड्स टू अनदर वे। कई बार ऐसा होता है जो एक रास्ता जिसको हम लीड कर रहे हैं तो उससे से हमको दूसरा रास्ता मिल जाता है, फिर हम उसी पे आगे बढ़ जाते हैं। वहीं से हमको 2 और रास्ते मिलेंगे, वहाँ पे हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 9th में हैं, 9th में आपने ली अपने साइंस साइड, ठीक है, फिर आप सोचते हैं कि 10th में क्या आर्ट्स लेनी चाहिए, फिर आप बोलते हैं नहीं, जब साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को ही चलाएंगे। फिर साइंस के बाद आप 11th-12th साइंस चलता है, फिर उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना है, फिर आपके सामने 2 रास्ते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नहीं चलो ग्रेजुएट करना है, ग्रेजुएशन करनी है तो चलो BSc ही कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट को क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये हिडन मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे इस पोएम की जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंजा 4 जो कि लास्ट स्टैंजा है। पोएट कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। इम्पॉर्टेंट ये जो है स्टैंजा है, यहाँ पे पोएट जो है वो बता रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ, लंबी और गहरी सांस लेना। देखो साई का जो मतलब होता है ये दोनों सेंस में आता है, बुरे सेंस में भी और अच्छे सेंस में। जब हम कोई अच्छी न्यूज़ सुनते हैं या ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम एक लंबी सांस लेते हैं ना, साई, ओ अच्छा, ठीक है। और जब कभी हमको बुरी खबर मिलती है तो भी हम साई माने हम तभी भी क्या करते हैं, अरे अच्छा, एक साई, वहाँ पे भी उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे साई का मतलब होता है एक लंबी और गहरी रिलीफ वाली सांस लेना, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस इज एजेस हैंस। यहाँ पे हैंस का मतलब फ्यूचर से है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब मैं ये काम कर लूँगा, मतलब मैं ये वो बता रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कि जो मैं बताऊँगा लोगों को कि समवेयर एजेस एंड एजेस माने आगे फ्यूचर में आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इस बात को एक लंबी साई के साथ बताऊँगा। क्या बताऊँगा कि वंस अपॉन ए टाइम देयर were 2 roads and 2 roads diverged in a yellow wood and I took the one less traveled by। वो कह रहे हैं कि एक बार की बात थी कि 2 रोड थी और दोनों रोड क्या थी, डाइवर्जन में थी, और मैंने क्या किया, उस रोड को चूज़ किया जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसको कि बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं इस बात को बड़े ही साई के साथ आगे जब फ्यूचर में मैं जब लोगों को बता रहा हूँ तो मैं एक गहरी सांस लेकर के इसको बताऊँगा कि एक बार मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम आई कि 2 रास्ते थे और मुझे कोई एक डिसीजन लेना था, और मैंने जो डिसीजन लिया, मुझे खुशी है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। कहने का मतलब है कि उस डिसीजन ने मेरे लाइफ को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो आप ऐसा डिसीजन लो कि आपको अपने डिसीजन में जो है पछताना ना पड़े, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे जो पोएट हैं तो वो कह रहे हैं कि उस डिसीजन ने मेरी लाइफ को बदल दिया। सपोज़ उन्हें जो है पोइट्री की लाइन चूज़ करी, वो एक पोएट बने। अगर वो ये पोएट नहीं बनते तो उनको पुलित्ज़र प्राइज़ नहीं मिलता, वो इतने रिनाउंड फेमस पोएट नहीं होते, आप उनकी पोइट्री को नहीं पढ़ रहे होते। तो यही है कि उनकी लाइफ में जो है ये डिफरेंस जो आया, किस वजह से आया, उनके डिसीजन की वजह से। तो कहने का मतलब है जो पोएट जो मैं कहना चाह रहे हैं कि वट एवर यू बिकम इन योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर में क्या बनते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। या आप ये किस पर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पे, क्योंकि जो आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आप क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो, आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। उससे पता लगता है कि आपका फ्यूचर क्या है। सपोज़ आप वट यू आर टुडे, आप आज क्या हैं, वो आपका डिसीजन था ना, आपने कभी वो डिसीजन लिया होगा,
ठीक है। तो यही यहाँ पे पोएट यही कहना चाह रहे हैं पोएट कि मैंने जो लाइफ में किया, मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कि बहुत बहुत कम लोगों ने जिसको कि यूज़ किया था। कहने का मतलब है कि जो भेड़ चाल वाली बात होती है ना, कई बार हम यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सपोज़ एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि कई बार बच्चे जब 9th और जब 10th में होते हैं या आपको 12th कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो हमारे साथ के बच्चे करते हैं, हम भी वही करते हैं, भेड़ चाल। जो एक ने किया, अच्छा वो साइंस ले रही है, तो हाँ चलो ठीक है, मैं भी क्या करूँगी, साइंस लूँगी, चाहे आपको पता है आपको आती है नहीं आती। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी आपका पोटेंशियल क्या है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी सब्जेक्ट कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आपका फ्रेंड अगर मैथ्स ले रहा है तो आप भी मैथ्स ले रहे हैं, नहीं। ये हो सकता है कि उसका मैथ्स में शार्प माइंड हो, वो कर जाए आगे और आप ना कर पाएँ, तो फ्यूचर इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि पोएट ने वो रास्ता चूज़ किया जिसको बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था। उस रास्ते पे जाओ जो कि बहुत कम लोग इसको चूज़ करते हैं, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, ठीक है। तो ये हमारी जो पोएम है यहाँ पे ये फिनिश होती है, ठीक है। इसके बाद हम पोइट्री में जो है कुछ लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, और कुछ राइमिंग स्कीम पोएम में होती है। तो राइमिंग स्कीम आपने सुना होगा, राइम क्या होता है, जब कोई वर्ड किसी वर्ड से राइम करता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ राइम कैसे होता है, कैसे राइमिंग स्कीम होती है। जैसे आप देखेंगे पहला है लिखा है डाइवर्ज नहीं, टू रो डाइवर्ज इन ए येलो वुड, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे है जैसे लास्ट में वुड, ठीक है, एंड वुड जो है किससे यहाँ पे मैच कर रहा है, स्टूड से। थर्ड लाइन में आप देखेंगे, ठीक है, वुड एंड स्टूड। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन में देखेंगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड। तो वुड, स्टूड और कुड, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं ना आपस में, ठीक है। तो जो राइम करता है उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, ए एंड ए। क्लियर हो गया, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, राइम, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या राइम हो रहा है, सेकंड हम देखेंगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो लास्ट में क्या आया, इसके बोथ आया। अब बोथ किससे कर रहा है यहाँ पे मैच, क्योंकि कुड भी हो गया, स्टूड भी हो गया, वुड भी हो गया, बोथ कर रहा है अंडर ग्रोथ से, बोथ अंडर ग्रोथ, देख रहे हैं राइम कर रहे हैं आपस में। इसमें क्या आ जाएगा, बी। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या बना, ए बी ए बी। क्लियर, ये हमारी पोएम का क्या है, राइमिंग स्कीम है। सारे ही स्टैंजा में आपको सेम दिखेगा। फेयर, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, फेयर है पहली लाइन में, वेयर है, देयर है, क्लेम है, सेम है, ठीक है। सेम आप देखेंगे सब में सेम, ये आपको दे रही हूँ मैं काम, ये आपको मुझे करके बताना है नेक्स्ट स्टैंजा के जो हैं, ठीक है। पहले स्टैंजा को आप देखेंगे कैसा है, उसके बाद नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस होती हैं पोएम में, ठीक है। तो पोइटिक डिवाइसेस जैसे अलंकार होते हैं ना, हिंदी में जब आप कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें अलंकार आते हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी पोइटिक डिवाइसेस होती हैं। जैसे एलिट्रेशन हो गया, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं। जैसे मेटाफर है, सिम्बली यूज़ हो रहा है, रूपक अलंकार है या उपमा है, कैसे कंपेयर किया है पोइट ने, तो इनको बोलते हैं पोइटिक डिवाइसेस। तो पहला जो हमारा स्टैंजा है, पहले स्टैंजा में जो पोइटिक डिवाइस यूज़ करी हैं पोएट ने, मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है एंड, तीनों लाइन में आप देखेंगे एंड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस पोइटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा, ANAPHORE, ठीक है। इसको बोलेंगे हम एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स। जब 2 और मोर लाइन्स मतलब 2 या 2 से अधिक लाइन में कोई वर्ड क्या हो रहा है, स्टार्टिंग वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एंड और एंड बार बार रिपीट हो, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं वांटेड वेयर। तो यहाँ पे देखेंगे वांटेड,
W और W रिपीट हो रहे हैं, तो वो साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन, TERATION। एलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आपको पता ही होगा क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में जो पहला अक्षर होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, कि रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। कॉन्सोनेंट साउंड, दो साउंड होती है ना, एक तो वॉवल और कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट आपको पता है AEIOU, ये तो वॉवल हो गया, इनको छोड़ के जितने बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। बिगनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के बिगनिंग में जो साउंड, जैसे यहाँ पे वांटेड वेयर, तो वो साउंड रिपीट हो रही है W, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। जैसे अगर कहीं पे ओ साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो देखिए आप पहली लाइन में देखेंगे टुक में TOO है, ओ है, ओ है, तो जहाँ पे ओ साउंड रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस माने होता है, एसोनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ASSONANCE, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। जहाँ पे वॉवल साउंड, वॉवल क्या होते हैं, AEIOU, ध्यान से आप सुनेंगे, वॉवल होते हैं AEIOU, क्लियर। तो ओ क्या है, वॉवल साउंड है, तो आप देखेंगे वॉवल साउंड जहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार। अब ये कहीं भी रिपीट होता है, चाहे ये स्टार्टिंग में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, या एंड में हो सकता है। तो टुक में आप देखेंगे मिडिल में है, अदर में आप देखेंगे स्टार्टिंग में है। ठीक है, वैसे ही आप ई देखेंगे, ई साउंड भी कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे परहैप्स में ई है, तो ये क्या है, एसोनेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, एसोनेंस। थर्ड स्टैंजा हमारा है। थर्ड स्टैंजा में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी रिपीटेशन है। कैसे है रिपीटेशन, यहाँ पे भी एलिट्रेशन आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है एलिट्रेशन, थर्ड लाइन देखेंगे, फर्स्ट फॉर, FF, फॉर साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो क्या आ गया यहाँ पे, एलिट्रेशन, TERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे कि क्या है, जो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये फर्स्ट लेटर जो है ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में ही रिपीट होता है, ये मिडिल या एंड में नहीं होता है। फर्स्ट माने पहली, स्टार्टिंग में जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर आप देखेंगे रिपीट हो रहा है। इस तरीके से आप और ढूंढ सकते हैं कि कहीं पे ओ साउंड है, मैंने अभी पहले डिस्कस किया, आपको मुझे बताना है अगर ई साउंड हो रहा है या ए साउंड रिपीट हो रहा है, ई लेटर या ए हो रहा है रिपीट। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे करके। नेक्स्ट है फोर्थ स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा में आप देखेंगे, इसमें जो है एक लिटरेरी डिवाइस होती है रिपीटेशन। रिपीटेशन माना जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे एजेस एंड एजेस, ये वर्ड जो है दो दो बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम रिपीटेशन। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइन है, टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, ये जो लाइन है ये आपने फर्स्ट स्टैंजा में भी पढ़ी थी ना, पहली लाइन यही थी, तो ये लाइन दोबारा से क्या हुई है, रिपीट हुई है, तो ये क्या है, रिपीटेशन है। वैसे ही अगर आप देखेंगे ओ साउंड जो है ओ रिपीट हो रहा है या ई रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। ठीक है, वैसे ही आपको जो है एसोनेंस के अलावा एक कॉन्सोनेंस भी होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कॉन्सोनेंस माने जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, जैसे एसोनेंस में तो वॉवल हो रही है ना, AEIOU, कॉन्सोनेंस में क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन कॉन्सोनेंस में और एलिट्रेशन में डिफरेंस है। एलिट्रेशन में तो फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंस में क्या है, फर्स्ट में भी हो सकता है रिपीट, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, नेक्स्ट कभी कोई पोएम आएगी उसमें अगर ये आएगा एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आप कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। तो आपको फ़िलहाल ध्यान ये रखना है कि जो ये पोएम है, इसमें जो पोएट हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। रोड नॉट टेकन, रोड जो नहीं ली गई, उससे पोएट की लाइफ में क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, आपका जो भविष्य होता है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। थैंक यू।